पति अपनी पत्नी के 72 टुकड़े करता है और उन 72 टुकड़ों को कुकर में उबालता है। उबालने के बाद उनको मिक्सर में पीसता है और पीसने के बाद उनको बहा देता है नदी में जाकर। एक पति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? आइए जानते हैं इस कहानी में कैसे जो पति पत्नी काफी समय से साथ रह रहे थे, जिनके 2 बच्चे थे, वो इस घटना को अंजाम देता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक हैदराबाद की सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जिसमें इस कहानी को, ये जो घटना है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति के समय पर कुछ जगह पर इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे ही वहां पर हैदराबाद में इसे पोंगल का नाम दिया जाता है और करीबन 6 से 7 दिन लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। जो लड़कियां हैं वो अपने मायके आती हैं, जो बहुएं हैं वो भी अपने मायके जाती हैं और बहुत खुशी खुशी इस त्योहार को, जैसे दिवाली को मनाया जाता है वैसे ही खुशी खुशी मनाया जाता है। जब ये त्योहार आता है तो इस त्योहार को मनाने के लिए ये जो महिला है, ये अपने मायके महिला है, इसका नाम होता है माद्री और इसके पति का नाम होता है गुरुमूर्ति। महिला अपने मायके जाने वाली थी। 16 तारीख को इसने अपने मायके वालों से बात की थी, लेकिन वो मायके नहीं पहुंचती है और अब वो अपने माता पिता से बात करना भी बंद कर देती है। जब बेटी का फोन नहीं आता है, जो बेटी हर रोज शाम को माता पिता से बात किया करती, और जब माद्री का फोन नहीं आता है तो माता पिता को चिंता होने लगती है और अब वो अपने जमाई को कॉल करते हैं, यानी इसके पति गुरुमूर्ति को। वो कहते हैं कि वो तो यहाँ से लड़कर चली गई है, क्या तुम्हारे पास नहीं पहुंची? जैसे ही माता पिता को ये बात पता चलती है तो उनको बहुत हैरानी होती है, क्योंकि 18 तारीख को वो फोन करते हैं और 16 तारीख को वो घर से जा चुकी थी। जब माता पिता को ये बात लगती है तो वो अब अपनी बेटी के ससुराल आ जाते हैं और घर आकर अपने दामाद से पूछते हैं कि कहाँ गई, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तभी गुरुमूर्ति बताता है कि वो आपके यहाँ जाने की जिद कर रही थी और मैंने कहा था कि अभी की बार रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। बच्चे जो थे उनके दोनों, वो उनकी मासी हैदराबाद में ही उनके पास रहा करती थी। ये लोग हैदराबाद में मीरपेट इलाके में रहा करते थे और उसी इलाके से थोड़ी दूरी पर उन बच्चों की मासी यानी कि माद्री की छोटी बहन रहा करती थी और पोंगल का त्योहार मनाने के लिए उन बच्चों को वहां भेज दिया गया था। उसके बाद माद्री गायब हो जाती है रहस्यमयी हालात में। तो अब घर वाले परेशान होते हैं। जब लड़की के माता पिता कहते हैं कि बेटा, तुमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई या नहीं कराई, तो गुरुमूर्ति कहता है कि अभी नहीं कराई, मैं सोच रहा था कि वो आ जाएगी, वैसे ही गुस्सा होकर गई है, इसीलिए मैंने कहीं भी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है। माता पिता और अब उस दामाद को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर अपनी बेटी के लिए मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। पुलिस को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि जो लड़की गायब हुई थी, जो महिला, वो 16 जनवरी को गायब हुई थी और आज रिपोर्ट जो दर्ज हो रही थी वो 18 तारीख को दर्ज हो रही थी। करीबन 2-3 दिन हो चुके थे और अब पुलिस को भी हैरानी लगी कि एक व्यक्ति की पत्नी घर से चली जाती है और वो भी आर्मी से, वो रिटायर्ड था और वो अब जो जॉब करता था वो DRDO में जॉब करता था, एक सिक्योरिटी गार्ड की। उसके पास एक सिक्योरिटी के लिए राइफल रहा करती थी और अपनी ड्यूटी से वो शाम को सीधा घर जाया करता और बहुत अच्छे से वो लोग रहते थे। परिवार वाले सारी डिटेल पुलिस वालों को देते हैं और अब वापस घर आ जाते हैं। सभी बहुत ज्यादा चिंता में हैं और अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस उन्हीं के बताए हुए हिसाब से वहां पर आती है। घर पे आकर चेक करती है तो घर पर पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता है। उसके घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि 16 तारीख को दिन में वो महिला, जो माद्री है, वो घर में जाती है, लेकिन घर से निकलकर वो अब तक के किसी भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। आखिरकार घर में से ही महिला कैसे गायब हो सकती है, इस बात ने पुलिस को बहुत चौंका दिया था। जब पुलिस गुरुमूर्ति से सवाल करती, हर बार गुरुमूर्ति का जो जवाब होता था वो अलग हुआ करता और जब किसी की पत्नी अगर खो जाती है तो उसे एक एक बात याद रहती है। यहाँ पर जब बयान मैच नहीं होता है तो पुलिस को शक हो जाता है गुरुमूर्ति पर और अब पुलिस गुरुमूर्ति को शक के बिहाफ पर उठा लेती है और उससे पूछताछ जारी करती है।
थोड़ी ही देरी में गुरुमूर्ति सब कुछ उगलने लगता है। वो एक सिंपल व्यक्ति था। वो बताता है कि मैं अपने घर में बहुत अच्छे से रहा करता था, मेरे 2 बच्चे हैं और बहुत ही सुखद परिवार था। लेकिन जो मेरी पत्नी है, वो मुझसे पोंगल त्योहार पर अपने मायके जाने की जिद करती है और इस जिद में मेरी और उसकी लड़ाई होती है, हाथापाई हो जाती है। जब मैं उसे पीछे की तरफ धक्का मारता हूँ, तो मेरा हाथ कब उसकी गर्दन पर चला जाता है, मुझे गुस्से में पता नहीं चलता है। और जब तक मैं होश में आता हूं, जब तक मैं उसे देखता हूं, तब तक मेरी पत्नी की सांसें थम चुकी थी। ये वारदात 16 जनवरी की रात को होती है और अब उसके बाद मैं समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं। अब तो मुझसे ये मर्डर हो गया, अब क्या किया जाए। वो सोच विचार करता है। पूरी रात उसको वो बाथरूम में रख देता है और पूरी रात बाथरूम में उसके पास बैठा रहता है। सुबह होती है। सुबह वो जो मर्डर के तरीके थे, उसे कई सारी चीजें पता थी कि किस तरीके से किसी की डेड बॉडी को छिपाया जा सकता है। और अब वो घर में से ही एक धारदार हथियार लेकर उसके टुकड़े करने लगता है। बताता है करीबन 72 टुकड़े वो अपनी पत्नी के करता है और उसके बाद घर में ही रखे प्रेशर कुकर को, जिसमें वो खाना बनाते थे, बड़ा प्रेशर कुकर था, उसे लेता है और थोड़े थोड़े टुकड़े उसमें रखकर पकाने लगता है। जब उसमें रखकर वो पकाता है तो उसमें उसका सूप सा बन जाता है। उसे ग्राइंडर से मिक्स करता है और फिर उसे पॉलिथीन में ले जाता है। पॉलिथीन में ले जाकर उस उनके घर के पास थोड़ी दूरी पर एक नदी थी, उस नदी में जाकर डाल देता है। उस नदी का नाम होता है जिले लाकू डालिक नदी। उसमें ले जाकर डाल देता है। कुछ टुकड़े भी बच जाते हैं, उन टुकड़ों को भी वहां पर डाल देता है। लगातार 72 घंटे उसको इस प्रक्रिया में लगते हैं और इन 72 घंटों में वो उसकी बची हुई हड्डियां जो बचती हैं, अब उनको तोड़ता है। पहले एक भारी किसी चीज से उन्हें चूरमा बनाता है और उसके बाद उन्हें भी ग्राइंडर में पीसता है। पीसने के बाद उन्हें भी पॉलिथीन में ले जाकर उसी नदी में डाल देता है। अब उसकी पत्नी के शरीर का कोई भी पार्ट नहीं बचा था और घर को इतनी अच्छी तरीके से सफाई करता है। और जैसे ही वो साफ सफाई कर कर हटता है, तभी उसके सास ससुर आ जाते हैं। सास ससुर आते हैं, उनको बताता है कि वो तो गुस्से में चली गई है, आ जाएगी कहीं से। जब पुलिस के सामने इस बात को वो रखता है, तो पुलिस बहुत हैरान होती है। जब वो इन सब चीजों को बता रहा था, तो पुलिस के भी पैर कांप जाते हैं। भले ही वो लोग वर्दी में होते हैं, लेकिन होते तो वो भी इंसान हैं। इतनी बुरी तरीके से वो अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाता है, किसी को विश्वास नहीं होता। पुलिस उस घर पर फॉरेंसिक जो टीम होती है, उसे भेजती है, क्योंकि हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अगर चीजों को देखते हैं तो हमसे चीजें बच जाती हैं। लेकिन जब फॉरेंसिक की जो चीजें होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो चश्मे होते हैं, उनमें एक एक बाल को ढूंढ निकाला जाता है। पुलिस वहां पर प्रॉपर तरीके से जांच करती है। कोई एक मांस का कतरा भी अगर मिल जाता है, तो उससे ये कैसे पता चले कि ये उसकी पत्नी का है। पुलिस अब इस गुरुमूर्ति को पकड़कर जेल में तो डाल देती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं है। जो नदी इसने बताई, वहां पर भी पुलिस जाती है, वहां पर गोताखोरों को लाती है, लेकिन उस नदी में बताया जाता है मछलियां भी हैं, तो वहां पर कहीं भी कोई मांस का कतरा पुलिस को नहीं मिलता है। और हड्डियां जो कि रेत में मिल चुकी थी, जिनका उसने चूरा बना दिया था, वो भी नहीं मिलती है। अब पुलिस ने इसको जेल में डाल रखा है, लेकिन जो कोर्ट होता है वो गवाह और सबूत मांगता है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी गवाह और कोई भी सबूत नहीं है। पुलिस के पास जो कोई भी व्यक्ति अपना जुर्म कन्फेस करता है, मानता है, तो उसे बिना सबूतों के वो कोई भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि बताया जाता है पुलिस किसी पर भी उसको झूठा जुर्म भी हंगवा सकती है। इसीलिए अब पुलिस बहुत असमंजस में है कि कैसे इस व्यक्ति को सजा मिलेगी। एक महिला जीवन से चली जाती है। वो व्यक्ति कहता है गुरुमूर्ति कि वो मेरे बच्चों की माँ थी, बहुत गलती से मुझसे ये काम हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को बचाने के लिए इस घटना को इस तरीके से अंजाम दिया। जो बच्चे थे वो अपनी मासी के घर थे, घर में कोई भी नहीं था। 72 घंटे तक लगातार वो अपनी पत्नी को इस दुनिया से भेजकर उसके शरीर को इस तरीके से सफाया कर देता है। आपको इस कहानी को सुनकर क्या लगा है? ऐसा पति क्या हो सकता है? क्या उसने ऐसा सच में किया होगा? जो भी है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और अपने गुस्से को कंट्रोल करिए।
कहीं ऐसा ना हो, ऐसा किसी और के साथ हो जाए। गुरुमूर्ति बताता है कि जो भी हुआ गुस्से में हुआ, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मैंने इस तरीके से अपनी पत्नी की डेड बॉडी को छिपाया है। अब आपको जो भी लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, गुस्से पर काबू रखें, प्यार से रहें। जय हिंद, जय भारत।